नमस्ते, मैं डॉक्टर मनीषा बाळासाहेब जाधव, कला वाणिज्य महाविद्यालय सातारा। आज मैं आपके सामने हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर नंबर 14 के अंतर्गत आपको मैं रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, या बिहारी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे सुनते रहिएगा। मैं यहाँ पर रीतिकालीन कवि बिहारी का आपको सबसे पहले परिचय दूंगी। बिहारी रीतिकाल के अत्यंत लोकप्रिय कवि है। वे रीतिकालीन प्रणय भावना और श्रृंगार भावना के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी साहित्य में श्रृंगारी कवि के रूप में उनका स्थान प्रमुखता से लिया जाता है। वे अनेक राजाओं के आश्रय में रहे। अनेक राजा उनके दोहों पर मुग्ध थे। अनेक राजाओं से मान सम्मान एवं वार्षिक वेतन पाने वाले बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के प्रिय कवि थे। बिहारी की अक्षय कीर्ति का आधार उनकी रचना सतसई है। तो इस महान जो कवि है रीतिकाल का, उसका जीवन वृत्त इस तरह से है। सबसे पहले हम उसमें जन्मस्थान को देखेंगे। बिहारी के जन्मस्थान के बारे में बहुत से मत प्रचलित है। सबसे पहले ग्वालियर, बसुआ, गोविंदापुर और मथुरा, इन तीनों स्थानों से इनका संबंध स्थापित किया गया है। परंतु बिहारी के एक दोहे के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका जन्म ग्वालियर में हुआ है। बाल्यावस्था में वे बुंदेलखंड में रहे, युवावस्था में वे ग्वालियर चले गए तथा प्रौढ़ावस्था में मथुरा में रहे हैं। इनके ग्वालियर में जन्म होने के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध है। तो इनकी जन्म तिथि यहाँ 1652 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ है। उनके पिताजी के संबंध में हम यहाँ देखेंगे। उनके एक दोहे में पिता के नाम केशवराय आया है। इसी कारण अधिकतर विद्वानों का विश्वास है कि यह केशवराय ही रीतिकालीन प्रमुख कवि केशवदास है। कई एक विद्वान इस मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि केशवराय रीतिकालीन कवि केशवदास से भिन्न दूसरे कवि केशवराय थे। बिहारी जब 8 वर्ष के थे तब उनके माता पिता ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। उनके साथ बिहारी ओरछा गए और पिता के साथ ओरछा से वृंदावन गए। वहां बिहारी ने साहित्य के साथ संगीत का भी अध्ययन किया। तो बिहारी ऐसे कवि है जो साहित्य के साथ साथ संगीत का भी अध्ययन करते हैं, इसीलिए उनके दोहे गेय युक्त है। उनके भाई बहन की तरफ हम देखेंगे। बिहारी के एक भाई और एक बहन है ऐसा बताया जाता है। उसके आगे शिक्षा और दीक्षा एवं सम्मान की तरफ हम बढ़ते हैं। बिहारी 8 साल की अवस्था में माता पिता के साथ ओरछा चले गए। वहां उन्होंने काव्य ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया। उनके पिता ओरछा छोड़कर वृंदावन चले गए, तब बिहारी भी उनके साथ वृंदावन चले गए। वृंदावन में उन्होंने साहित्य के साथ संगीत का भी अध्ययन किया। वृंदावन में उनकी शाहजहां से भेंट हुई। वे इन्हें आगरा ले चले गए। वहां पर इन्होंने फारसी शायरी का भी अध्ययन किया। शाहजहां के पुत्र के जन्मोत्सव में सम्मानित उनके राजाओं के सामने बिहारी ने अपनी काव्य निपुणता का खूब परिचय दिखाया है, जिससे प्रसन्न होकर अनेक राजाओं ने बिहारी की वार्षिक वृद्धि बांध दी थी। मिर्जा राजा बिहारी जयसिंह उन्हें अधिक प्रिय थे। उनके संबंध में एक कथा प्रचलित है कि राजा जयसिंह अपनी नई रानी के साथ विलास में इतने मग्न हो गए थे कि राज दरबार में आना भी उन्होंने छोड़ दिया था। लोगों ने बिहारी से कहा कि तुम कुछ कर सकते हो। तब बिहारी ने निम्नलिखित दोहा लिखकर राजा के पास भेज दिया। नहीं पराग नहीं मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु यही काल, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवा। इस दोहे से मिर्जा राजा जयसिंह अत्यंत प्रसन्न हो गए और राजकाज देखने लगे। उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानित स्थान दिया। वे बिहारी को एक एक दोहे के लिए एक एक अशर्फी देते थे।
तो इसके बाद हम बिहारी के गुरु के बारे में देखेंगे। बिहारी ने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरि दास से संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया। कई विद्वानों का मानना है कि बिहारी के गुरु हरिदासी संप्रदाय के महंत नरहरि दास जी थे। बिहारी के पत्नी के बारे में भी यहाँ पर उल्लेख है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक के अनुसार कहा जाता है कि, या इनकी कथा अनुसार कहा जाता है कि बिहारी की एक स्त्री एक अच्छी कवयित्री भी थी, बहुभाषावी। तो बिहारी को बहुत सी भाषाएं भी आती थी, जैसे संस्कृत, प्राकृत, ब्रजभाषा के अनेक ग्रंथों का उन्होंने सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया था। इसी कारण इन भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार था। उन्होंने फारसी शायरी का भी अच्छा अध्ययन किया है। तो इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व का और भी एक गुण है, बहुज्ञाता है। बहुत से क्षेत्र का ज्ञान उन्हें है। जैसे बिहारी को गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का भी वे ज्ञान रखते थे। इसके साथ गंभीर प्रकृति वाले, सहिष्णु, भ्रमणशील, रसिक तथा अनुभवी व्यक्ति थे। उनका जीवन बुंदेलखंड, मथुरा, आगरा, वृंदावन, जयपुर में व्यतीत हुआ है। तो इसके साथ हम उनका अंतिम समय भी देखेंगे। जैसे मृत्यु, पत्नी के मृत्यु के बाद वे संसार से विरक्त हो गए और वृंदावन में रहने लगे। सन 1720 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई और वहां पर बिहारी जैसे एक महान कवि का अंत होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे महान कवि के बारे में हमने उनका जीवन वृत्त देखा है, उनका व्यक्तित्व देखा है। इसके साथ ये व्यक्तित्व क्यों इतना बड़ा हो गया, तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी है, उनकी जो ग्रंथ संपदा है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहारी की ग्रंथ संपत्ति। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई कही जाती है। हिंदी साहित्य में इस रचना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें 713 दोहे संकलित हैं। इतनी कम मात्रा में काव्य लिखकर अमरता प्राप्त करने वाले बिहारी हिंदी साहित्य के एकमात्र कवि माने जाते हैं। बिहारी के दोहों पर संस्कृत के काव्य शास्त्र की गहरी छाप दिखाई देती है। बिहारी के दोहों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक परिस्थिति का प्रभावी एवं व्यापक चित्रण उपलब्ध है। भक्ति, नीति और श्रृंगार से ओतप्रोत बिहारी के दोहों से 3-3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। गागर में सागर भर लेने की क्षमता रखने वाले बिहारी की सतसई पर अब तक 50 से अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता स्पष्ट होती है। सतसई बिहारी की काव्य प्रतिभा, काव्यानुभूति, भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से रचना है। उसमें सौंदर्यानुभूति, रसिकता एवं व्यंग्यात्मकता का श्रेष्ठ समन्वय हुआ है। सतसई के कारण बिहारी हिंदी के कवियों में श्रेष्ठ स्थान के अधिकारी बन गई है और उनकी रचना सतसई हिंदी काव्य की अपूर्व निधि सिद्ध हो गई है। तो यहाँ हमने बिहारी की सतसई के बारे में जाना है। तो इस काव्य की विशेषता जो है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि बिहारी के ग्रंथ संपदा में यहाँ हमने देखा कि बिहारी की सतसई किस तरह से आगे हमें ले जा सकती है। तो इसके काव्य की विशेषता है भक्ति भावना। बिहारी सतसई में भक्ति भावना के अनेक दोहे उपलब्ध है। सतसई के मंगलाचरण के रूप में रचित दोहा मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जा तनकी झाई पैर स्थान हरित द्वित होय बिहारी की भक्ति भावना का ज्वलंत प्रमाण है। इनकी किसी वाद विशेष पर आस्था नहीं थी। उन्होंने समान भाव से रामकृष्ण और नरसिंह का स्मरण किया है। सगुण निर्गुण की मुक्त कंठ से आराधना करने वाले बिहारी ने नामस्मरण पर अत्यंत महत्व या बल दिया है। माना जाता है कि अनेक भक्ति की दोहे लिखने वाले बिहारी ने भक्त का हृदय नहीं पाया था। उन्होंने राधा और कृष्ण के जीवन के घोर श्रृंगारी
और वासनात्मक चित्र उतारे हैं। उनके भक्ति विषयक दोहे केवल कवच के रूप में प्रयुक्त है। भक्ति के हृदय की सी पवित्रता, आर्द्रता, कोमलता, कातरता, दीनता और भावमग्नता उनमें समानता नहीं है। अतः बिहारी को भक्त कवि की कोटि में नहीं गिना जाता। श्रृंगार चित्रण, ये उनके काव्य की दूसरी विशेषता है। बिहारी एक श्रृंगारी कवि है। इसके साथ हम देखते हैं कि श्रृंगार में संयोग वर्णन में अधिक रमे है। वियोग पक्ष के लिए आवश्यक हृदय की द्रवनशीलता, सहानुभूति की कमी होने के कारण उन्होंने संयोग का वर्णन अधिक किया है। उनकी रचनाओं में वासना जन्य हाव भाव एवं विविध चेष्टाओं का अंकन बड़ी सूक्ष्मता से हुआ है। उन्होंने राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार वर्णन किया है। उन्होंने राधा को सामान्य नायक और नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ऊपर का, उसके ऊपर का, इसके साथ हम देखते हैं कि श्रृंगारिकता की कोई भी स्थिति उनके सूक्ष्म दृष्टि से ओझल नहीं हुई है। इसमें नकशी का वर्णन, नायिका भेद, ऋतु वर्णन बिहार है। बिहारी का श्रृंगार वर्णन वासनात्मक और अश्लील है। इसमें प्रेम का कोई भी उच्च रूप नहीं है। उसकी दृष्टि शारीरिक सौंदर्य तक ही सीमित रही है। इसमें आत्मिक सौंदर्य का अभाव है। बाह्याडंबर का विरोध, किसी भी प्रकार के दिखावेपन से बिहारी को चिढ़ थी। तत्कालीन परिस्थिति में ढोंग करके भोली भाली जनता को लूटना या ठगना आम बात बन गई थी। इस वृत्ति पर प्रहार करना युग की मांग थी। अतः बिहारी ने अंतकरण की शुद्धता पर अधिक बल देते हुए दिखावे एवं बाह्याडंबर का विरोध किया है। उनके अनुसार माथे पर तिलक लगाकर माला जपने से जीव का कल्याण संभव बिल्कुल नहीं है। सच्चे मन से राम का स्मरण कर मन को एकाग्र एवं स्थिर करके अंतर्गत की शुद्धि द्वारा मानव मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। जपमाला छापे तिलक सैर ना ऐकू कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे रामू। चौथी विशेषता है नीति कथन। बिहारी ने अपने नीति संबंधी दोहों में लोक व्यवहार के आधार पर पर्याप्त शिक्षा दी है। उनके नीतिपरक दोहों में मानव जीवन की सफलता एवं शांति की बात कही है। उनके नीति कथन में अनुभव की गहराई होने के कारण अनुभूति का भंडार कहा जाता है। प्रकृति चित्रण, उनके काव्य की अगली विशेषता है। प्रकृति चित्रण की परंपरागत शैली को बिहारी ने अपनाया है, किंतु ऋतु वर्णन उसी का प्रतिफल है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, अलंकरण एवं मानवीकरण में बिहारी की प्रवीणता उपलब्ध होती है। तो इसी तरह से बिहारी के काव्य की विशेषता में अगला है काव्य रूप। बिहारी सतसई मुक्तक रचना है। मुक्तक के सभी गुण सतसई में उपलब्ध होते हैं। भाषा की समाहार शक्ति और समाज शक्ति दयनीय है। बिहारी के एक दोहे में अनेक भाव भरे हैं, इसीलिए कहा जाता है बिहारी सतसई एक ऐसी मीठी रोटी है जिसको जिधर से भी तोड़ा जाए उधर से मीठी ही लगती है। उसकी बिहारी सतसई की अगली विशेषता है भाषा एवं शब्द प्रयोग। बिहारी ने शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। साहित्यिक ब्रज भाषा का रूप इनके दोहों में निखर कर आया है। इस भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था। इनकी भाषा पर बुंदेली और पूर्वी हिंदी का प्रभाव है। तत्कालीन राज दरबारों के प्रभाव के कारण कहीं कहीं अरबी फारसी शब्द भी आ गए हैं। भाषा में लोकोक्तियां, मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इनका शब्द गठन और वाक्य विन्यास व्यवस्थित है। उनके शब्द और वर्ण के स्वभाव की परख थी। नाद सौंदर्य इनकी भाषा का सहज गुण सतसई में उपलब्ध होता है। उनकी भाषा लय और संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरल सरस है। अलंकार, ये भी अगली विशेषता है सतसई की। रीतिकालीन अन्य कवि की तरह बिहारी अलंकारवादी कवि नहीं है, फिर भी उन्होंने स्वच्छंद रूप से अलंकारों का प्रयोग किया है। उनके एक ही दोहों में अनेक अलंकार दिखाई देते हैं। परंपरागत सभी अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है।
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि शब्दालंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। बिहारी को अलंकार प्रिय कवि कहा जाता है और उनका सबसे प्रिय अलंकार रूपक रहा है। तो अलंकार के साथ छंद भी बिहारी सतसई में दिखाई देते हैं। बिहारी सतसई ने केवल 2 छंदों दोहा तथा सोटा का प्रयोग किया है। दोहा छंद बिहारी का प्रिय छंद रहा है। उनके द्वारा प्रयुक्त दोहा छंद की अधिकता देखकर कुछ आलोचकों ने कहा है कि बिहारी केवल दोहा छंद ही जानते हैं, अन्य छंदों का उन्हें ज्ञान नहीं था। इसी तरह से यहाँ आज हमने बिहारी ये रीतिकाल के महान या प्रमुख कवि के बारे में देखा। इसमें हमने उनका जीवन वृत्त देखा है। इसके साथ ही उनकी रचना का भी यहाँ पर हमने वर्णन किया है। उनके जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, वो दोनों ही आपके सामने रखे हैं। तो आप इसका गहन अध्ययन करके परीक्षा के लिए इस पर टिप्पणी या बहुत दीर्घोत्तरी प्रश्न भी आ सकता है, या रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए भी बिहारीपन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इसका ठीक तरह से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।